आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट पर लगी है। साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है कि क्या ये ऑल आउट वार की तरफ हालात जाएंगे या नहीं? आपका सवाल बहुत अहम है। मैं इस सवाल का 3 शॉर्ट पॉइंट्स में जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला पॉइंट हमें जो ध्यान में रखना है, जब नेतन्याहू इजराइल के वजीर आजम यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने 2 मैप बताए। एक ईरान से लेके लेबनान तक, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, एक एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का, और दूसरा जो करने जा रहे हैं जी। तो उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। ये पिछले 15 सालों से हर बार जब अक़वाम मुत्तहिदा में आते हैं तो ये ईरान का मसला उठाते हैं। उनकी नज़र में ईरान सबसे बड़ा खतरा है, और उनके जो साथी है, उनके जो सपोर्टर्स हैं इराक में, सीरिया में, लेबनान में, हमास में, हुती वगैरह, तो उनके सपोर्ट से ये आगे बढ़ रहे हैं। तो हम धीरे धीरे एक एक करके उनके सपोर्टों को खदेड़ेंगे, और असल जंग हमारी ईरान से है। दूसरी बात, जब ईरान ने अप्रैल में हमला किया था तो इजराइल दावा कर रहा था कि पूरे मिसाइल्स लगभग मार गिराए गए इजराइल और अमेरिका के सपोर्ट से और उनके साथियों के। जब इस 2 दिन पहले ईरान ने दोबारा हमला किया तो एक्सपर्ट्स का माना जा रहा है कि इजराइल के कम से कम 3 या 4 मिलिट्री टारगेट्स पे काफी नुकसान हुआ, काफी बमबारी हुई, और जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल्स आयरन डोम और डेविड स्लिंग को पेनिट्रेट करके इजराइल के टारगेट्स पे पहुंचे, तो इजराइल चौकन्ना हो गया। और इसके साथ साथ अमेरिका भी सोचने लगा कि ये धीरे धीरे जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल हमास की, इजराइल हिजबुल्लाह की, इसमें ईरान मुलविस होता जा रहा है। क्योंकि ईरान का असेसमेंट ये है कि इसके दोनों साथी और शाम भी कमजोर कर दिए गए हैं इजराइल और अमेरिका के हिमायत से। और तीसरी बात यह है कि इनका जो डिटरेंस, इजराइल का जो डिटरेंस 7 अक्टूबर को खत्म हो गया था, जो कि हमास इजराइल से डर नहीं रहा था और हिजबुल्लाह भी मिसाइल्स ताक रहा था, तो हसन नसरुल्लाह के वफात के बाद ये डिटरेंस धीरे धीरे इजराइल रिक्रिएट कर रहा है अमेरिका के मदद से। और हुती पर भी उन्होंने काफी बमबारी की, हुदैदा और 3-4 ठिकानों पे, जिससे काफी नुकसान हुआ है। तो धीरे धीरे जो डिटरेंस इजराइल का था, जो डर था, जो फियर था, वो अपने आप धीरे धीरे वो रेस्टोर कर रहे हैं। हालांकि उनकी लेजिटिमेसी, जो इंटरनेशनल नेगेटिव ओपिनियन था अमेरिका में, यूरोप में, पूरी दुनिया में, वो अभी भी काफी उसकी चोट लगी हुई है। इजराइल को अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज में लिबरल डेमोक्रेसी की तरह ही देख रहे हैं, और जो लेजिटिमेसी है, हालांकि काफी चोट पहुंची है इसको, लेकिन अभी भी जो एक्शन वेस्ट लेना चाहिए था, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू यूनाइटेड नेशंस, वो अभी वो कदम नहीं उठाए हैं। और आखिरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि ईरान साफ साफ लफ्जों में बताया है कि अगर ईरान पे हमला होता है, अब इस पॉइंट पे बातचीत अमेरिका और इजराइल के साथ चल रही है कि किन किन ठिकानों पे ईरान पे बमबारी की जा सकती है। हालांकि बाइडेन ने साफ अल्फाजों में कहा कि हम इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करने नहीं देंगे, लेकिन नेतन्याहू, जैसा आप जानते हैं, पिछले 1 साल से अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं है। अब चूंकि 2-3 महीने बाकी रह गए हैं बाइडेन प्रेसिडेंसी के, तो वो और भी
उसको अंडरमाइन करेंगे या चैलेंज करेंगे बाइडेन को। तो हमें ये ध्यान में रख के चलना होगा कि हालांकि बाइडेन बताता है कि न्यूक्लियर साइट्स पे हमला मत करो, लेकिन हमें कोई गारंटी नहीं कि नेतन्याहू बाइडेन की बात मानेगा। तो अब फिलहाल जो मिसाइल्स चाहिए, जो रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज चाहिए, इजराइल के पास लिमिटेड है। ईरान को अटैक करके वापस सही सलामती से उसके पूरे हवाई जहाज अपने अड्डों पे पहुंचे। तो अब या तो अजरबैजान का मदद ली जा रही है, या तो अमेरिका के बेड़े जो इस क्षेत्र में है उनको इस्तेमाल किया जाएगा। इजराइल के फ्लैग या उनका मार्किंग होता है प्लेन्स पे, उसको मिटा के। तो अब किन किन अड्डों पे हो सकती है ये बमबारी? खार्ग आइलैंड जो ईरान का मेन टर्मिनल है, अबदान, खुर्रम शहर और बसरा और कुवैत के नजदीक, उसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ईरान का तेल अभी भी चीन और बहुत सारे देशों को 2.5 मिलियन बैरल्स हर दिन जा रहा है, जिससे काफी फॉरेन एक्सचेंज ईरान को मिल रहा है। ये माना जा रहा था, पूरी दुनिया मान रही थी कि जब इस्माइल हनिया को टारगेट किलिंग हुई और जब पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट करके बहुत सारे लबनान के शहरियों को मारा गया और उसके बाद हसन नसरुल्लाह की शहादत, तो ये माना जा रहा था कि ईरान हमला करेगा, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लगा। तो डॉक्टर साहब, आप क्या देखते हैं, तस्लीम रहमानी साहब, कि इसको वक्त क्यों लगा और क्या इसने सही वक्त पर हमला किया है? जी, आदाब आपके तमाम नाज़रीन को। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि देर आए तो दुरुस्त आए। हमला तो होना चाहिए था पहले ही, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ईरान ने भी अपने आप को बहुत सेफ प्ले किया है और तमाम चारों तरफ से अपनी हिफ़ाज़त के तमाम माकूल इंतज़ाम करने के बाद हमला किया है। एक बड़ी अहम बात है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, आफ़ताब कमाल साहब उसको ज़्यादा वाज़ेह करेंगे। हमले से 1 दिन पहले ही रूस के वज़ीर-ए-आज़म वहाँ मौजूद थे और हमले के 1 दिन के बाद डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म ईरान में मौजूद थे। तो क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है हमले के साथ में, इसका कोई रेलेवेंस है? ये एक बड़ा सवाल है। हालाँकि बहुत ज़्यादा वज़ाहतें डायलॉग के सामने नहीं आई हैं, बहुत छोटी-सी बातें की गई हैं कि रूस के ये हुक्मरान के हमले से 1 दिन और 1 दिन पहले और बाद वहाँ क्यों मौजूद थे। लेकिन बहरहाल ईरान को का जो एक पिछले कई महीने से, यानी तकरीबन 1 साल से ही 7 अक्टूबर के बाद से मुस्तकिल प्रोवोकेशन मुख्तलिफ अंदाज़ से इज़राइल के साथ किया जाता रहा और ईरान उसको अवॉइड करता रहा। कि ऑपरेशन न्यू ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑपरेशन न्यू ऑर्डर मेरे समझ से इसका मतलब यही है कि वो पूरे का पूरा वेस्ट एशिया का जो खित्ता है, उसे इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि कोई डेटरेंट ही इज़राइल के सामने बाकी ना बचे। और इसमें वो ज़ाहिर है कि अमेरिका में जो बाइडेन साहब को हराने और ट्रंप को जिताने के लिए भी इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब चीज़ें हैं जो ईरान भी समझता है। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, अभी कोई 8 साल गुज़रे होंगे, यहाँ दिल्ली में हमने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया था वेस्ट एशिया के इश्यूज़ पे। उसमें इंडियन पॉलिटिशियन एंड जर्नलिस्ट के अलावा ईरान के उस वक़्त के एम्बेसडर नबीज़ादे साहब भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी तकरीर में उस वक़्त कहा था कि ईरान ने इस रीजन में अपनी एक ऐसी मुस्तहकम पोज़ीशन कायम कर ली है कि अब हमारी मर्ज़ी और हमारे मशवरे के बगैर इस खित्ते में कुछ भी मूव नहीं करेगा। ये 8 साल पहले की बात है। आज हम देख रहे हैं कि ईरान की वाक़ई वो पोज़ीशन है कि एक सेंट्रल पोज़ीशन है। इसराइल चाहता है कि ईरान बराह रास्त जंग में आए। अमेरिका चाहता है कि वो बराह रास्त जंग में ना आए। रूस, चीन और ईरान की एक एक्सिस कायम है और वेस्ट एशिया के जो इनके प्रॉक्सीज़ हैं, चाहे वो हिज़्बुल्लाह हों या सीरिया के लोग हैं या इराक के लोग हैं या हूथीज़ हैं, वो मुस्तकिल बहुत ही एक्टिवली रिएक्ट कर रहे हैं और एंगेज कर रहे हैं इसराइल के साथ में। बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि इसराइल के साथ खुल के आएँ हिमायत में, लेकिन वो मजबूर हैं कि वो हिमायत में आ नहीं पा रहे हैं
यानी इनडायरेक्टली वो इसराइल की मदद जरूर कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट मदद करना उनके लिए इसलिए मुश्किल है कि उन तमाम ममालिक के अवाम बहुत ज्यादा इस वक्त गुस्से में है। अभी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने अमेरिका में, गालिबन अमेरिका में ही खड़े होकर कहा कि हमारे मुल्क के 70% लोग, खुसूसन नौजवान, फलस्तीन को भूल चुके थे, लेकिन इस जंग के बाद सब के सब फलस्तीन को जानते हैं और फलस्तीन की हिमायत में खड़े। तो ये अवाम अगर बराह रास्त इसराइल की हिमायत की जाती है तो ये अवाम उनके मुखालिफ खड़े हो जाएंगे। ये बातें ईरान ने सब कुछ इवेलुएट करने के बाद बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत कैलिब्रेटेड ये जो जो कार्रवाई की है वो हमने देखा है। तो ये मैच्योर एक अटेम्प्ट थी। इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत देर से की है, लेकिन ये एक सही वक्त पे सही इक़दाम किया है। उसके सियासी, सिफारती और जंगी अवाक़िबात जो कुछ हैं, वो सब कैलकुलेट करने के बाद ही मेरा अंदाजा है कि ये जवाबी कार्रवाई की गई है। जी माथुर साहब, दो तरह की प्रतिक्रिया आ रही है पूरी दुनिया से। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि लबनान, सीरिया, यमन, फलस्तीन, ईरान ने 4 तरफ से इजराइल को घेर लिया है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इस जंग में ईरान अकेला पड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या वो अकेला पड़ रहा है या उसने इजराइल को घेर लिया है? देखिए, एक बात तो हम लोग को समझनी चाहिए कि वेस्ट एशिया के सारे मुल्क जो हैं वो एक साथ नहीं है इस लड़ाई में। अब वो सब लोग एक साथ हो मान लीजिए, तो मैं समझता हूँ कि फिर इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं है कि जिस तरह के वो काम कर रहे हैं सब है। इजराइल को भी इस बात का पूरा पता है, अमेरिका को भी पता है कि पूरे जो वेस्ट एशिया के मुल्क है तमाम, जैसे अभी हमारी साहब ने सऊदी अरेबिया का जिक्र किया, और तमाम लोग जो हैं वो इस लड़ाई में फिलिस्तीन और इजराइल और ईरान के साथ नहीं है। मुझे लगता है ये है कि जो भी रीज़न हो, तमाम बातें हों, लेकिन एक जॉइंट फ्रंट होने की वजह से इजराइल के हौसले बुलंद हैं। अब देखिए, एक बड़ी मज़ेदार बात आ रही है कि जो नसरुल्लाह आपके ऊपर जो अटैक हुआ और जो सब हो रहा है, ये मुखबरी से हो रहा है, और ये मुखबरी जो है कहाँ से हो रही है ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन ये तो साफ जाहिर है कि मुखबरी करने वाले जो है किसी भी तरह से इजराइल के जूझ नहीं हो सकते हैं। मतलब अब क्यों हो रही है, क्या है उसमें, कोई शिया सुन्नी एंगल है या कोई पैसे का एंगल है, ये पकड़ना बड़ा मुश्किल है, सब बात है। मुझे ये लगता है कि ईरान जो है इसमें अकेला पड़ रहा है। जो छोटे मोटे कंट्रीज हैं इनके जो है क्या करना चाहिए। लेबनान तो बेचारा वैसे ही बहुत छोटा सा कंट्री है, वैसे भी कमजोर है, सब है, तो ये लोग जो है कोई बड़े भारी एक इजराइल के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं बना सकते। सबको ये पता है बात कि चाहे कुछ भी कहें हमारे बाइडेन साहब कहें, लेकिन अमेरिका की ना सिर्फ सिंपैथी इजराइल के साथ है, अमेरिका उनको पूरी मदद कर रहा है और बड़े जोरों में मदद कर रहा है। आज ही आया है कि वो अमेरिका का पूरा नेवल फ्लीट जो है, जिसमें कि 12 जहाज हैं, वो अब उनकी तरफ चल रहा है, सब बात है। तो कुछ भी हो जाए, अमेरिका किसी भी तरह से नहीं चाहेगा कि इजराइल जो है उसको नेस्तनाबूद किया जाए, और इजराइल के साथ वो खड़ा होगा। अब इसमें यह है कि देखना पड़ेगा कि ईरान कहाँ तक जा सकता है। ईरान के पास भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इजराइल के पास तो है ही है, लेकिन मेरा तब भी ये मानना है कि जैसे लोगों को अंदेशा है कि साहब ये कोई थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगी या बड़ी बात हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। थोड़े दिनों बाद मुझे लगता है कि जो दुनिया की जो पब्लिक ओपिनियन है, बड़े मुल्क हैं, वो सब लोग जो है दे विल प्रिवेल अपॉन कि भाई इस लड़ाई को जल्दी से खत्म किया जाए। क्योंकि लड़ाई जो है क्या करना चाहिए, कोई किसी देश को नेस्तनाबूद करने या बहुत बड़ी जंग जीतने की नहीं है। ये लड़ाई अपनी सुपीरियरिटी और स्ट्रेस करने की है, जिससे कि मतलब आगे उस एरिया में उनको एडवांटेज मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टियां चाहती है कि उनकी यहाँ पर धाक जमे, जिससे कि मतलब उनको आगे दिक्कत ना हो। आफ्ताब कमाल साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस जंग का, अगर ये इस जंग में ज्यादा ये बढ़ती है तो इस जंग का ट्रेड पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि स्विस कैनाल जो है वो सबसे बड़ा जरिया है इस वक्त ट्रेड का, लेकिन अगर वो बंद हो जाती है तो उसके बाद में ट्रेड पर क्या असर पड़ने वाला है इसका? जी, ट्रेड पे काफी असर पड़ चुका है ऑलरेडी, और इसके नतीजे गंभीर होने वाले हैं। क्योंकि
50 से 60% जो जहाज रेड सी के जरिए या सुएज कैनाल को जाते थे, वो अब अफ्रीका को घूम के 2000 माइल और ज्यादा काट के यूरोप और अमेरिका पहुंच रहे हैं। इसलिए सुएज कैनाल जो है अब बहुत कम जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मिस्र की रेवेन्यू भी कम हो गई है। ये तो बहुत अहम बात है और इसको किसी भी तरह वो निपटा गया है अभी तक। हालांकि जो दाम चीजों के बढ़ गए हैं, जो ईस्ट से वेस्ट जाते थे या वेस्ट से ईस्ट आते थे, दामों में इन्फ्लेशन में काफी लोगों को, काफी देशों को नुकसान हुआ है। लेकिन अगर ईरान के ऑयल इंस्टॉलेशंस पे इजराइल हमला करता है और इसके जवाब में ईरान जो कि वादा किया है कि इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रिफाइनरीज, ऑयल पाइपलाइंस पे भी अगर हमला करता है और खास तौर पे जो मेडिटेरेनियन सी, जो ईस्ट पार्ट पे इजराइल के नजदीक जो ऑयल गैस प्लेटफॉर्म्स हैं, कम से कम 12 प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से इजराइल अपने सी कोस्ट से एक्सट्रैक्ट कर रहा है गैस और एक्सपोर्ट कर रहा है मिस्र को और यूरोप को। तो अगर इस पे ठिकाना निशाना ईरान बनाता है या हिजबुल्लाह के मदद के साथ या हमास के मदद के साथ इसको सबटोज करता है रिटालिएशन में, तो जाहिर है कि ऑयल और गैस के दाम फौरन बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी जो $70 था बैरल काफी बढ़ गया है पिछले 3-4 दिनों में ईरान के हमले के बाद। अगर ईरान के ऑयल टर्मिनल्स और रिफाइनरीज पे हमला होता है और ईरान इजराइल के ठिकानों पे, गैस ठिकानों पे बमबारी करता है, तो इसके दाम और बढ़ जाएंगे, इसकी किल्लत बढ़ जाएगी। लेकिन फायदा किसका होगा? फायदा मेरे अंदाज में रूस का होगा, जो कि अपनी पैदावार बढ़ाएगा ऑयल और गैस, और इससे कई गुना ज्यादा उसकी आमदनी बढ़ जाएगी, जो कि अमेरिका और वेस्ट नहीं चाहते। तो इसमें बैलेंस ऑफ टेरर का गेम है। अगर ईरान का नुकसान होता है तो इजराइल का भी नुकसान होगा, जिससे पूरी दुनिया का नुकसान होगा और उससे अमेरिका और वेस्ट और कमजोर होंगे और रशिया और चीन और उनके साथी उनका पल्ला पड़ेगा। इस अक्टूबर में एक समिट होने वाली है ब्रिक्स की, रशिया में खाजान शहर में। तो उसमें 40 या 35 देश एप्लीकेशन डाले हैं, जिसमें कोलंबिया लैटिन अमेरिका से है, नाइजीरिया है, कीनिया है, तुर्की है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया, मलेशिया और कई देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ा काम रशिया ने कर रहा है। और पॉलिटिकल समिट के अलावा उसमें यह भी प्रपोजल रखा जाने वाला है कि तो डॉलर है फिलहाल इंटरनेशनल करेंसी, उसको बाईपास करके एक सेपरेट फाइनेंशियल सिस्टम जो कि अपनी करेंसीज यूज कर सकते हैं ये नए देश, उसके साथ चालू किया जाए, जो कि ऑलरेडी ईरान और चीन के साथ है और भारत और इमारात के साथ है और रूस और ईरान और कई देश, मेरे ख्याल से कम 18 देश अपनी करेंसीज में काम कर रहे हैं, जो कि डॉलर इस्तेमाल नहीं करते अपने तिजारत में। तो अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का होगा डॉलर को, और वहाँ रिसेशन यहाँ पहले ही एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि अगर ये मान लेते हैं खाजान में, तो अमेरिका का रिसेशन जरूरी है। जी, तस्लीम रहमानी साहब, बहुत ज़माने से ये सुनते आए हैं कि इजराइल ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट क्लीन किया जाए और अमेरिका भी इसमें साथ है उसके। आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी के हमले हैं, इसमें क्या मिडिल ईस्ट को क्लीन करने की उसकी ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? कि तीसरी जंग को रोकने में तमाम बड़ी ताकतों की कोशिश होगी कि तीसरी जंग ना हो, क्योंकि इसका नुकसान इन सबको होगा। एक सीवियर इकोनॉमिक रिसेशन है जो सामने खड़ा हुआ है। अगर तीसरी जंग होती है तो ये जाहिर है कि ये इस वक्त सुपर पावर्स कोई भी नहीं चाहेंगी। जो एक दूसरी पॉलिसी लुक ईस्ट की चल रही है,
उसमें भी रूस और चीन एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और उसी से पूरा यूरोप घबराया हुआ है। तो और ईरान के बारे में सब लोग जानते हैं कि सन 80 में भी जो एलाइड फोर्सेस ने ईरान के ऊपर हमला किया था और उस वक्त सारा अरब भी साथ में था, इराक तो जाहिर है उसका सरखैर था और यूएस, यूके, नेटो सब 23 कंट्रीज का एक इत्तेहाद ईरान पे 8 साल तक जंग मुसल्लत किए रहा और वो एक नई नई सरकार थी, नोक पलक भी दुरुस्त नहीं हुई थी, आर्मी भी ठीक नहीं थी, कोई न्यूक्लियर डेटोनेट्स भी उनके पास नहीं थे, कुछ नहीं था। इसके बावजूद 8 साल जंग चली और मुआहदे पे वो खत्म हुई। तो ऐसे में जो नया ईरान उभर के आया है, उसके साथ ये सारे मुल्क मिलके अगर एक बार फिर जंग करें, तो ये आसान नहीं होगा, बल्कि अपना हुर्मुज़ और रेड सी में उनके जो साथी हैं, वो सब अगर बंद कर देंगे, तो इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर सारी दुनिया को झेलना है और ये बात जानते हुए इस जंग को रोकने की कोशिश तमाम लोग करेंगे। लेकिन जहाँ तक इस्राइल का ताल्लुक है, इस्राइल के जो अज़ाइम हैं, वो तो यही है कि वेस्ट एशिया खत्म हो। उसके पेश नज़र है अपना वो मंसूबा जिसे मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, उस बात को कभी माना नहीं गया था, कभी सीरियसली लिया नहीं गया, लेकिन अब तो नक्शे दिखा दिए हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने, उन्हें मदीना तक जाना है, खैबर जाना है, दोबारा फतह करना है उनको। वो 1400 साल की कसक अभी मौजूद है और ग्रेटर इस्राइल को अचीव करने के लिए इन तमाम फोर्सेस का वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया जाना, ये ज़रूरी है। अगर वो कमज़ोर नहीं होती, तो ग्रेटर इस्राइल का ख्वाब पूरा नहीं होगा। और खित्ते में अगर आप गौर से देखें, तो इस वक़्त जो सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है, वो तो ईरान ही है। इसके अलावा वेस्ट एशिया में मिलिट्री फोर्स अब कौन बचा है? ये सीरिया हो या लेबनान हो या हूसीस हो या इराक हो, इराक एक ज़माने में हुआ करता था, सबसे बड़ी फ़ोर्स वहाँ पर ईरान और इराक बराबर की फ़ोर्सेस थे। लेकिन पिछले 20 साल में इराक का जो हशर किया है इन्हीं अमेरिकन्स ने, वो सबके सामने है। तो अब जो सबसे बड़ी आर्मी जो क़ुव्वत है, जो और जो सबसे बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है, वो ईरान ही है। तो इसलिए ये ईरान को जंग में घसीट के और उस राम पे थर्ड वर्ल्ड वॉर या रीजनल वॉर क्रिएट करके पूरे वेस्ट एशिया पे कब्जा करने का जो ये न्यू ऑर्डर की बात है, वो असल में यही है कि ये एक और बाल्कनाइजेशन इस रीजन का करके एक लेबनान को पे कब्जा करके या उसके 2 टुकड़े कर दें, यमन के मज़ीद टुकड़े कर दें, कुछ ईरान के को बहुत कमज़ोर कर दें और मदीना तक जाने का रास्ता साफ करें। असल हदफ और असल मकसद इस सारे प्रोवोकेशन का, इस वहशत, बर्बरियत और इस जंग का और जो मासूमों का इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया जा रहा है, उसका असल हदफ यही है। मैंने हमेशा कहा कि ये एक मज़हबी जुनूनी जंग है, जो इस्राइल लड़ रहा है। इसे कोई माने या ना माने, लेकिन आज नहीं तो अब तो वक़्त बहुत करीब आ गया। अगले चंद साल में सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये खैबर फतह करने की जंग है, जिसके लिए वेस्ट एशिया के में कत्लेआम और बुचरी ये की जा रही है। लेकिन भारत के ईरान के साथ बहुत पुराने रिश्ते हैं, कई सदियों के रिश्ते हैं और पिछली गवर्नमेंट जो बीजेपी की थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ तौर पर कहा था कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। तो क्या हिंदुस्तान ईरान का साथ देगा इस मामले में या नहीं देगा? देखिए, मैं आपसे एक बात ये कहूं कि साथ देने की बात को हम लोग उधर थोड़ा सा समझना चाहिए डिटेल में। जहां तक रशिया का सवाल है, हो सकता है उसकी पूरा ईरान के साथ पूरी सिंपैथी हो, जैसी है सब है, लेकिन इमदाद करना अलग चीज है। देखिए, साथ देने का मतलब इमदाद करना है। अमेरिका जो है इजराइल को इफेक्टिव मदद कर रहा है, हथियार देने से लेकर के, पैसे देने से लेकर के, उसके साथ खड़े होने से लेकर के। रशिया की जो पोजीशन है वो ये है कि ठीक है, वो कह रहे हैं कि ठीक है हम आपके साथ हैं, ये है डिप्लोमेटिक लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं, सब है। चाइना की पोजीशन भी यही है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे सपोर्ट करेंगे, लेकिन जहां तक इमदाद का सवाल है या कोई मिलिट्री हार्डवेयर देने का सवाल है, मैं नहीं समझता कि चाइना या रशिया जो है कोई ईरान को बहुत बड़ा इस तरह का सपोर्ट करने वाले हैं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हमारी हालत बड़ी अजीब है। जैसा आप सब जानते हैं कि 1990 तक हम लोग जो है क्या करना चाहिए, इजराइल के साथ कोई हमारा डिप्लोमेटिक रिश्ता नहीं था और हम पूरी तरह से वेस्ट एशिया में मानते थे कि जो वहाँ के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, खासतौर पर फिलिस्तीन वाले इशू पे हम उनके साथ थे। मतलब
90s के बाद सिचुएशन बदलनी शुरू हुई, हमने इजराइल वो किया, फिर सब हो गया। और जो बीजेपी की सरकार है ये इजराइल को इसलिए सपोर्ट करती है कि शायद उनके हिसाब से जो भी चीज एंटी मुस्लिम हो उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं क्या समझता हूँ कि उसमें डिप्लोमेसी ना होकर के खास तरह का उनकी एक जो है क्या करना चाहिए, एक कम्युनल थिंकिंग इस मामले में। अब बड़ी समस्या ये है कि हिंदुस्तान कोई साइड नहीं ले सकते सारे मामले के अंदर। आप जो है अगर मान लीजिए वो करते हैं कि साहब हम जो है क्या करना चाहिए, हम लोग जो है आप इजराइल को सपोर्ट करते हैं, तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन आ जाती है। आपका इतने बड़े कंट्रीज है, उनके साथ आपका ट्रेड है, वहां पर आपके लोग हैं, सब है, उनका क्या होगा। एक जो बड़ी मजेदार बात सुनने को आई, जो मुझे एक बीजेपी के लीडर ने बताई, उसको सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई। कहने लगे साहब हम लोग जो है बीजेपी के लीडर बोल रहे थे, बोले साहब कश्मीर में हमारा बड़ा अच्छा मामला चल रहा था और हमको चुनाव में जीतने की भी वो थी, लेकिन इसराइल ने सबका कंडम कर दिया। हमने कहा इसराइल ने क्या किया, बोले रसुल्ला को रोड मार दिया और अब जो है पूरी पब्लिक ओपिनियन बदल गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बीजेपी इस बात को जानती है कि इस बात का जो है इजराइल के साथ जो उनकी वो अगर वो सपोर्ट करते हैं या उसको बैक करते हैं या कुछ करते हैं, तो इसका उनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक उनको पॉलिटिकल लॉस क्या होगा और कंट्री को इकोनॉमिक लॉस क्या होगा, सब है। तो इंडिया की पोजीशन बड़ी अजीब सी है, वो कुछ नहीं कर सकते। ईरान को इसलिए मदद नहीं कर सकते वो क्योंकि वो उनकी पॉलिसी के खिलाफ जाएगा, मतलब। तो इंडिया ने एक बड़ी एम्बिवेलेंट एटीट्यूड ली हुई है, जो कि मैं समझता हूँ कि उनकी जो पुरानी फॉरेन पॉलिसी है, जो इस सरकार की फॉरेन पॉलिसी, उसका एक तरह से फेलियर में मानूंगा। रहमानी साहब ने बात बिल्कुल सही कही कि इजराइल का सपना जो है ग्रेटर इजराइल है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो सकता। मतलब कोई भी इस तरह का जो सपना है उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है, सब है। There are wheels within wheels in this conflict, मतलब। और बस मैं यही उम्मीद करता हूँ और यही मैं ऊपर वाले से दुआ मांगूंगा कि भाई ये लड़ाई जिसमें बेकार के बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म हो और लोगों में इतनी अकल आए कि मतलब वहां पर जो है क्या कहते हैं चैन, अमन चैन बहाल। सलीम साहब आपकी आखिरी टिप्पणी। मैं असल में वो जो इसराइल का ख्वाब है उसके बारे में एक शेर सुनाना चाहता हूँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत निकले। हिजबुल्लाह ने इनको जो है वो लबनान से निकाल दिया था 2006 में, कोई पुरानी बात नहीं है, बगैर सरकार के। और गाजा में ये लोग अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके, कैदी नहीं छुड़ाए गए। तो अब ये कि ये जाकर के ईरान पे कब्जा कर लेंगे और मदीना मुनव्वरा पे वो हो जाएंगे, तो बहरहाल ख्वाब देखने के लिए हर कोई आज़ाद है, लेकिन इस तरह के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होते। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।